हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुलेखा सिन्हा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का यूनिट 3 का मैथ्स लेक्चर बाय जॉन ब्राइटन। ओके, तो ये इंग्लिश ऑनर्स का सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं कल आपको जो यूनिट आपका मेजर 4 में जो लास्ट यूनिट है दिया हुआ, वो मैं कल कवर कर दूंगी। तो आपका मेजर भी आपका पूरा तरीके से कवर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसका जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। आप लोग प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करो, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। और वहां से आप लोग सारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ईजी है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और लगे कि आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और मैं स्लोली स्लोली सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे कवर करूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना आए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स लेक्चर बाय जॉन ब्राइटन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। Dryden was a poet and satirist, a writer who used humor to make fun of someone. तो ड्राइडन, बेसिकली जॉन ड्राइडन एक पोएट भी थे और सटायरिस्ट भी थे। तो सटायरिस्ट मतलब होता है क्या, बेसिकली एक ऐसे राइटर जो अपने राइटिंग स्किल में एक ऐसा ह्यूमर यूज करते हैं जिससे लोगों को पढ़ के एंटरटेनमेंट फील होता हो। ठीक है। There is hardly any distinction between a poet and a satirist. तो बेसिकली यहाँ पे हार्डली कोई डिफरेंस होता है पोएट और सटायरिस्ट में। ठीक है। बट द रेंज ऑफ हिज सटायर वे वेरी इनॉर्मस। उनके जो सटायर के रेंज थे वो बहुत वास्ट थे। ये सटायर्स वे कंसिस्टिंग थ्री काइंड्स ऑफ सटायर्स, नेमली पॉलिटिकल, पर्सनल एंड रिलीजियस। तीन तरह के सटायर्स के ऊपर ये लिखा करते थे, पॉलिटिकल, पर्सनल एंड रिलीजियस, arising out of party politics, social conflicts and political antagonism of the day. तो बेसिकली पार्टिक्स के ऊपर, पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर, कोई चीजों के ऊपर ये लिखा करते थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर या पॉलिटिकल एंटागोनिज्म ऑफ द डे। तो एंटागोनिज्म जैसे क्या होता है, जैसे कि फीलिंग ऑफ हेट ऑफ बीइंग अगेंस्ट पार्टी। तो किसी के अगेंस्ट अगर कोई हेट हेट मतलब प्रदर्शन करना। ठीक है। मैक्स लेक्नो इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सटायर। मैक्स लेक्नो एक पर्सनल सटायर का मतलब जीता जागता एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। In that satire, we get that there is a direct protest of fellow poet of that time. तो ये सटायर पढ़ के हमें ये पता चलता है कि उस समय के एक जो पोएट थे उनके उनके ऊपर ये डायरेक्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये सटायर। ठीक है। Absalom and Achitophel is a very good composition of Dryden which depicts the political condition. तो Absalom और Achitophel जो एक ये जॉन ड्राइडन के द्वारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर जो लिखा गया है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। पॉलिटिकल सटायर के ऊपर समरी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, सटायर हैज अ क्यूरेटिव इफेक्ट। क्यूरेटिव इफेक्ट से हम क्या समझते हैं, जैसे कि ऐसा सटायर जो लोग जब उन्हें पढ़े तो उनका जो विचारधारा है, जैसे कि उनका जो मेंटल पीस है वो मेंटल पीस में कन्वर्ट, जो मेंटल मेंटल इलनेस है वो मेंटल पीस में कन्वर्ट हो जाए। क्योर करना, बेसिकली द aim of the satire is to improve man and his life and do away with certain vices and follies which corrupt the society. तो सटायर का एम क्या होना चाहिए? एक सटायर का एम होना चाहिए ताकि वो सोसाइटी को के जो मेन, जो इंसान, उनकी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बना दे और जो करप्टेड चीजें हैं उनको, ये उनका एम था। मैक्स लेक्नो इज अ यूनिक एग्जांपल टू शो द ट्रम्प ऑफ ड्राइडन आर्ट। तो एक यूनिक एग्जांपल है ड्राइडन के आर्ट को शो किया गया है इसमें। The satire have vowed the name of Dryden in the foremost row of poet of this tradition and technique of restoration age। तो restoration age में ये बहुत अच्छा लिखा गया है और ये ड्राइडन के आर्ट को डेफिनेटली शो करता है और वन ऑफ द बेस्ट satire में से एक भी है। It is built in a mock heroic epical framework with all the solemnity and grandeur of the Homeric style। तो ये मॉक हेरोइक एपिकल स्टाइल एक लिखने का आर्ट है, तो उस स्टाइल में लिखा गया है और ये गंभीरता और ये बहुत बड़प्पन स्टाइल, मतलब इसमें बहुत बड़प्पन दिखाया गया है। सॉरी, बड़प्पन के स्टाइल लिखा गया, ग्रैंडर स्टाइल में लिखा गया और सोलेमिनिटी में गंभीरता दिखाया गया है इसमें। ठीक है। मैक्स लेक्नो अकॉर्डिंग टू मेनी क्रिटिक्स originated in personal motive। तो बहुत सारे क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग
नाइस क्रिटिक्स मतलब जो एक पोयम या फिर एक ड्रामा के ऊपर अपना विचारधारा प्रकट करते हैं उसे क्रिटिक कहा जाता है। तो ये पर्सनल मोटिव्स के ऊपर लिखा गया था, ये तो पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे समझ ही पाएंगे। It was retaliatory attack on Thomas Shadwell for having written the Medal of John Bay, which in turn was a reply to Dryden and an abusive one at that Dryden could not pocket the insult weekly. Hence, he wrote Max Leclerc as a stingly reply. कि क्या था कि ये थॉमस शैडवेल के ऊपर लिखा गया था। क्यों? क्योंकि थॉमस शैडवेल ने भी द मेडल ऑफ जॉन डे लिखा था, वो भी उनके मतलब ड्राइडन के ऊपर जो बहुत अब्यूसिव था, बहुत अब्यूसिव तरीके से लिखा था। तो इसलिए ड्राइडन ने भी एक स्टिंगली रिप्लाई दिया उनको, लेकिन ड्राइडन का जो लिखा हुआ था वो थॉमस ने बहुत अब्यूसिव चीजें यूज की थी, पर ड्राइडन ने उन्हें बहुत नॉर्मल तरीके से मतलब उनको छोटा दिखाया गया है कि उनका जो पोएट है पोएम से वो कितना यूजलेस होता है। शैडवेल is a grand failure in music as well as in poetry and drama. He is great in tautology, anagrams, and acrostic. His tragedy evokes laughter, his comedies and satires are tame. तो क्या होता है कि शायद ये ड्राइडन के अकॉर्डिंग शैडवेल एक बहुत फेलियर रहता है म्यूजिक में, उसका पोएट्री ड्रामा वेस्ट है। वो टोटोलॉजी इन द सेंस कि वो चीजों को रिपीटली एक ही चीजों को बार बार बोलता है, उसका राइटिंग अच्छा मतलब उसका जो कॉमेडीज है ये लोग पढ़ के उसको हंसते हैं, उनके सटायर्स है लोग उनको पढ़ के हंसते हैं। क्या he is thus fit to rule over the realm of nonsense। तो ये वो फिट बैठता है नॉनसेंस पे रूल करने के लिए, मतलब लिटरली जो नॉनसेंस उसमें वो फिट बैठता है। जो नॉनसेंस लिखते हैं। Shadwell in fact was not a bad writer as Dryden makes him out to be। In truth we cannot deny that personal writing actually, but basically Dryden भी खराब सॉरी Shadwell भी खराब राइटर नहीं थे। ड्राइडन ने जैसे उन्हें यहाँ दर्शाया है, बेसिकली भी हम लोग इसको डिनाई तो नहीं कर सकते कि मैथ्स लेक्चर पर्सनल मोटिव के ऊपर ही बेस्ड है ना। As we read Max Leclerc, we are certainly made to realize that it was the direct attack on Shadwell। जैसे हम लोग मैक्स लेक्चर पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि शैडवेल के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक किया गया है एज अ सटायर। इट कंटेन्स मच ऑफ पर्सनल रिफॉर्म्स, बहुत पर्सनल रिफॉर्म्स भी इसमें कंडक्टेड है। ठीक है। Shadwell was a born enemy of wit, sense and intelligence। His tragedies make one laugh and his comedies induce sleep। All these illustrate that Mac Lucknow is a personal satire। शैडविल जो है अच्छा उस शैडविल में कहा गया है जैसे कि शैडविल ने कहा कि उनमें इंटेलिजेंस की कमी है, वो बहुत लेजी से हैं, उनकी जो ट्रेजेडीज उसे लोग पढ़ के हंसते हैं, पढ़ के लोगों को नींद आती है। ऑल दिस इलस्ट्रेटेड मैथ लेक में इसी से हमें पता चलता है कि मैथ लेक में एक पर्सनल सटायर है। शैडविल इज अ डोनाट। तो क्या होता है इसका मतलब क्या होता है, स्लो एंड स्टूपिड पर्सन को ये हम कहते हैं। ठीक है, अ स्लो राइटर, फैट इन बॉडी एंड अ क्लमजी मैन। ठीक है, बट Dryden never attacks his religious view। He always called him the master of dull writing। तो उसमें क्या था, ड्राइडन शैडविल ने उनके रिलीजियस के ऊपर भी मतलब प्रश्न उठाए थे और उसे जो रोस्ट किया गया था बेसिकली उनके रिलीजियस ऊपर, बट ड्राइडन ने ऐसा नहीं किया। ड्राइडन ने सिर्फ उसे कहा कि भाई डल राइटर है। द पोएम मैक्लेट में a monarch who, instead of ruling the empire, rules over the realm of nonsense। The king is old and thus सॉरी यहाँ से पहले पढ़ लो। तो बेसिकली क्या था, मैथ्स लेक में कैसा ये है, कहा बेसिकली एक स्टोरी है जैसे कि तो उनके ऊपर जो शैडवेल जो वो गुड फॉर नथिंग है एंड उनका जो लिखने का तरीका वो नॉनसेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, द किंग इज ओल्ड एंड दस मस्ट चूज अ सक्सेसर टू हिज थ्रोन। 2-3 बुढ़े मतलब उम्र हो गया उनका, एज हो गया, अब उन्हें अपनी जो सिंहासन है थ्रोन मतलब राज सिंहासन जिसमें वो बैठे रहते हैं उनके जो ये है उनके लिए उन्हें अब उनका सक्सेसर चाहिए, मतलब उनके बाद कौन बैठेगा। तो Flecknoe decides upon his son Shadwell, a man with no talent who is tedious मतलब जो बोरिंग है, stupid and always at war with wit, at always at war with wit। Shadwell is also described as a very corpulent fat man, though Flecknoe words the poet continues to insult Shadwell in a mock heroic tone, calling him a dunce, the last great comrade of tautology, and for anointed dullness he has
तो फ्लेक्नो क्या है, फ्लेक्नो एक ऐसा फ्लेक्नो ने शायद को ये दर्शाया है कि वो उसका बेटा है, ठीक है। वो शायद उनका बेटा है, जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, जो बोरिंग है, जो स्टूपिड है, जो बोरिंग है, जो स्टूपिड है, एज वेल एज जो थोड़ा सा लेजी और मोटा है, ये ऐसे दर्शाया गया हूँ, ठीक है। एंड जो रिपीटली चीजों को बोलता है, जो डल है, जिसका जो पोयम है, ये सब डल है, इसीलिए ऐसे उसको दर्शाया जाता है। Shadwell arrives in London, outfitted like a king and lauded by the people. तो शैडविल जो है लंदन अराइव करता है एक राजकुमार के, मतलब राजा जैसे एक बनता है ना, तो उस तरीके की तरह वो वेशभूषा में आता है, वहां पे बहुत सारे लड़के मतलब बकरी होते हैं, इंसान होते हैं। As the coronation began, Dryden describes the streets as filled with names of other poets, so suggesting that Shadwell was a dull comparison to other poets. जैसे ही होता है वहाँ पे coronation, मतलब जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जब एक राजा से दूसरे राजा को बनाया जाता है उसको कोरोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे पोएट्स होते हैं, तो वहाँ पे ये उसने ये कहा वहाँ पे कि शैडविल एक डल पोएट है कंपैरिजन टू अदर पोएट्स, हर दूसरे पोएट से वो एक डल पोएट इजी आता है। ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन द ऑल यूज्ड announce a new king is replaced signifying the poet's service। तो उन्हें उन्हें कोरोनेशन के टाइम पे उन्हें ऑयल यूज किया गया, जो सिग्निफाई सिग्निफाई करता है कि जो ये है शैडविल है वो एक डल पोएट है। आफ्टर द क्राउन इज रिप्लेस्ड ऑन हिज हेड, शैडविल सिट्स ऑन द थ्रोन एंड द फॉर्मर किंग प्रिपेयर्स टू गिव द चीयरिंग क्राउन स्पीच। जैसे ही उनका ये वो क्राउन पहनाया गया उनको, तो वो अब स्पीच देने के लिए जो राइटर है, सॉरी जो लेखनो है, मैकबेथ में, वो स्पीच देने के लिए रेडी begins by presenting the land. Sorry, actually, so sorry. After the crown is replaced on his head, Shadwell जो थे उनके Shadwell ही जो थे उन्होंने स्पीच देने के लिए प्रिपेयर जो क्राउड को उनके पिता ने, सॉरी ये कह दिया। The former king begins to presenting the land over which the new king will rule a territory when no one lives। तो वो बोल रहा है, शैडविन कह रहा है कि वो एक ऐसे मतलब राज्य को रूल करेगा जहाँ पे इंसान रहता ही नहीं। Like no asks his son to remain true to his writing and not to let anyone make any changes in his work। तो फ्लेगनी कहते हैं, उनके पिता जो है वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही रहना, अपने राइटिंग में कोई चेंजेस मत करना, अपनी वर्क्स में कोई चेंजेस नहीं करना, तुम रिमेन ऐसे ही रहना। फ्लेगनी praises Shadwell abilities and then end his speech by telling Shadwell to continue to remain dull and to avoid trying to be like Johnson। तो फ्लेगनी ने उसे प्रेज किया कि उनके इसकी एबिलिटीज को, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, और एंड क्या स्पीच कहते हुए कि तुम ऐसे ही डल रहना, जॉनसन की तरह तो बिल्कुल मत बनना। जॉनसन एक अच्छे राइटर थे, तो उनकी तरह तो बिल्कुल मत बनना। Flegmo concludes by exhorting his son not to focus on real plays, but rather to work on acrostics on and anagrams। मतलब तुम रियल प्ले पे फोकस मत करना, तुम जो पजल प्ले है, तुम कुछ भी लिखना, नॉनसेंस जो भी तुम लिखते आए हो। His last words are cut off and he sinks below the stage। उन्होंने ऐसे कुछ लास्ट वर्ड्स बोले और फिर वो स्टेज से नीचे गए। कंक्लूजन ये है कि दस द मैच has humor of conception. He satires, conceives a spirit of good humor. In this way, we see the whole poem is full of fun and humor। तो बेसिकली ये कंक्लूजन और इतना तक हमारा जो प्ले वो एंड हो जाता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सो सॉरी, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बेसिकली मत लेना, ठीक है। एक बेस पेपर में 7-8 क्वेश्चंस दिए हैं इसके, जो एक भी आप लोग प्रिपेयर मतलब नहीं कर पाओगे, बहुत टफ दिए हैं। मैं सबको कहती हूँ बेस पेपर मत लेना किसी भी स्टूडेंट एग्जाम्स के लिए। आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को, कोई ऐसे जो मैंने आपको दे रही हूँ इसका पीडीएफ में टेलीग्राम में दे दूंगी, ये आप क्या करो पढ़ लो। एग्जाम में जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है ना, कोई भी, जैसे कि आप बोलिए कि मैथ फ्लिप में कैसे कैसे एक सटायर है, ड्राइडन कैसे सटायरिस्ट थे, या मैथ फ्लिप में एक समरी दो, कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसी तरीके से अगर लिखते हो बेसिकली, तो आपको अच्छा खासा एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको 16 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो मुझे लगता है इसमें आराम से आपको 30-40 मिल जाए, ठीक है। तो आप इसी इसी तरीके से लिखा करो, rather than 4-5 क्वेश्चंस पढ़ने के जगह आप एक पढ़ते हो ना, तो वो आपके लिए बेटर होगा। और मैं फिर से कहती हूँ, 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ये, मतलब इसमें कुछ खास मुझे तो नहीं लगता, बट स्टिल आप इसको पढ़ो और आपको धीरे धीरे कवर हो जाएगा सारी चीजें। मेरे सब्सक्राइब करो और
मैं इसी तरह आप लोग को अपडेट देती रहूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, एंड मेरे को सच में सपोर्ट करो। मैं आप लोग को थ्रू आउट द जर्नी आपकी सेमेस्टर 8 तक आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगेन थैंक यू। एंड मैं कल आप लोग के लिए जो नेक्स्ट वीडियो है आपका मेजर 4 का आपका लास्ट यूनिट है, वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। आपका मेजर 4 का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे मेजर 4। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। बाय बाय।